नमस्कार सभी सहपाठियों को, स्टूडेंटों को। तो अपनी हिंदी की शिक्षण विधियां कर रहे थे, कुछ कारण रहे जिनकी वजह से लाइव नहीं आ पाए, अपना क्लास रेगुलर नहीं हो पाई, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हो गई थी। फिर भी चलो चलते हैं। आगे की जो विधि है अपनी वो है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, किस प्रकार ये कार्य करती है, वो बात कर लें आप। ठीक है, तो क्या बात करें। देखो कि प्रत्यक्ष को अर्थ क्यों है देख लो। प्रत्यक्ष को क्या अर्थ है देख लो, समझ गया। यानी आपके सामने कोई वस्तु मूर्त रूप में पड़ी है, वो प्रत्यक्ष है। आपके सामने जो वस्तु है मूर्त है, वो मूर्त को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी वो विधि जिसमें वस्तुओं को क्या देखा जाता है, प्रत्यक्ष दिखाकर बच्चों को अध्ययन करवाया जाए। वस्तु दिखा दी सामने और उसके बारे में बता दिया, वही तो क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। यानी मूर्त रूप में जब वस्तु को सामने रखकर बालक को बताया जाए या ज्ञान करवाया जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रत्यक्ष विधि कहलाएगी। अब इस विधि के अन्य क्या क्या नाम है, तो इसे निबोध विधि भी कहते हैं। निबोध विधि जिसमें वस्तु का बोध होगा, कैसे, जो वस्तु सामने रख दी जाएगी। इसे बोलते हैं नैसर्गिक। ये थोड़ा शब्द इसको प्राकृतिक भी बोल सकते हो, नेचुरल जिसे बोलते हो। ये प्राकृतिक विधि है कि इस विधि से अगर कोई बालक पढ़ता है, वस्तु को सामने देखता है, उसके मन में जिज्ञासा आती है ये क्या है, और उस वस्तु के बारे में उससे बता दिया जाए कि ये वस्तु ये है, तो उस माइंड में वो वस्तु भविष्य में जब उसे दिखाई देगी तो उस वस्तु को वही बोलेगा। जैसे आप देखते होंगे कि शुरू में जब छोटा होता है बालक, उसके सामने जब कोई पक्षी आता है तो हम क्या कहते हैं, बेटा ये तो चिड़ी है। हर वस्तु को क्या बोलता है, चिड़ी बोलता है। परंतु कुछ समय के बाद सभी को चिड़ी बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ समय के बाद कौवे को कौवा बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि हम उससे बताते हैं बेटा ये कौवा है, ये चिड़िया है, ये कबूतर है। यानी इस तरह से, यानी प्राकृतिक वातावरण, यानी नैसर्गिक वातावरण की बात कर रहे हैं, तो इसे नैसर्गिक विधि भी बोलते हैं, क्योंकि वस्तु को जब देखेगा तो उसके बारे में ज्ञान बालक को हो जाएगा। इसे बोलते हैं सुगम पत्ति। सुगम का अर्थ होता है सरल, अच्छे रास्ते से। इसे बोलते हैं तार्किक पत्ति। जब वस्तु सामने हो गई तो आप तर्क वितर्क भी कर सकते हो। तो ये इस विधि के अन्य नाम हैं। ठीक है, अब इस विधि का तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक विधि का तात्पर्य क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें वस्तुओं, अब मैंने बता तो दिया आपको पहले, वस्तुओं का प्रत्यक्ष है। तो देखो इसमें वस्तुओं, कोई भी वस्तु है, कोई जीव जंतु है, जीव जंतुओं का चित्र अथवा प्रतिमान, जिसे मॉडल बोलते हो आप इंग्लिश में, प्रारूप बोलते हो, प्रतिमान दिखाकर क्रियाओं से करके सिखाना, ये है। देखो वस्तु है जीव जंतुओं का चित्र। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासों में इस तरह के चित्र बने होते हैं, ठीक है, और बालक को दिखाया जाता है ये क्या है, तो वो बोलता है ए फॉर एप्पल, क्योंकि एप्पल उसे प्रत्यक्ष रूप में दिखाया गया है। किस माध्यम से, चित्र के माध्यम से। आपने देखा होगा छोटी क्लासों में लगभग चित्र दिखाकर ही बालक को पढ़ाया जाता है। बी फॉर बुक, बुक का चित्र होगा। सी फॉर कैट, कैट का चित्र बना होता है। कभी आपने कोई भी वर्णमाला की किताब देखी हुई, इसमें चित्र बने होते हैं, वो इस विधि पे होते हैं। अर्थात प्रतिमान दिखा दिया कि भविष्य में वो ए से एप्पल ही बोलेगा, एरोप्लेन नहीं बोलेगा। दिखाकर क्रियाओं से क्या करना, बालक को सिखाना। ठीक है, अब जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है वो प्रश्न इसका यहाँ से नहीं बनता, इसका प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो गौर करना है आपको, 1901। देखें 1901 में कहाँ पर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ। कौन सी भाषा के लिए हुआ, तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए हुआ था। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। यानी वस्तु को दिखाया और बालक को वर्णमाला याद करवा दी। तो सबसे पहले आपको पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, फ्रांस में कहाँ हुआ, अंग्रेजी भाषा के लिए हुआ था। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, हर बार पेपर में पूछ लेते हैं, सेकंड ग्रेड में भी ये विधियाँ लगती हैं।
तो कहते हैं फ्रांस में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिए, फ्रांस में किसने किया था? फ्रांस में किया था श्री गोइन महोदय ने। आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। फिर अगर बात करें भारत के अंदर कब हुआ, तो देखिए भारत में 1908 में ये विधि प्रयोग में आनी शुरू हो गई थी, और 1908 में भारत के अंदर 3 जगह पे ये विधि शुरू हुई थी। सबसे पहले बात करें बंगाल की। बंगाल में इस विधि का प्रयोग करने वाले कौन थे? इनका नाम था श्री टिपिंग। मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ऐसे कितने नाम याद रखेंगे। बम्बई, और इनका नाम था श्री फेजर 1 2 3 4 मद्रास, सॉरी मद्रास रह गया आपका, मद्रास, और मद्रास में थे श्री पेटस। ये तीनों 1908 में भारत के अंदर इस विधि का प्रयोग हुआ, यहाँ तीनों जगह। अब कैसे याद करें, तो देखो ये फ्रांस शब्द है, फ्रांस का अर्थ है फंस गई, फंस गई कहाँ? इन, ऐसे याद कर लो। इन मीन्स होता है अंदर, कहाँ फंस गई? अंदर फंस गई, इन मीन्स अंदर। ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो गुड़, ये देखो बन गया ना, गुड़ फंस गया, ऐसे याद कर सकते हो, पर गुइन है इसका नाम, तो ऐसे याद रह जाएगा। इन से फंस गई कहाँ? इन मीन्स अंदर फंस गई, ठीक है। बंगाल, बंगाल में देखो क्या शब्द है? गाल, ठीक है। और गाल कैसी होती है? गाल लाल होती है, किसकी जैसी? पिग देखा है आपने जब कोई कार्टून वगैरह देखते हो, पिग मीन्स सूअर, सूअर देखना, सूअर की गाल कैसी होती है? लाल होती है। ये अपने वाले सूअर नहीं, जो विदेशों में पाले जाते हैं वो बिल्कुल लाल होते हैं। पिग मीन्स सूअर, सूअर कैसे होते हैं? सूअर की गाल कैसी होती है? लाल। तो बंगाल से याद रह जाएगा टिपिंग, ठीक है। बंगाल से क्या याद रह जाएगा? टिपिंग। बम्बई, बम्बई बहुत बड़ा शहर है, और बम्बई के हर घर में क्या है? फ्रिज है। बम्बई के हर घर में क्या है? फ्रिज है। तो फ्रिज से क्या याद रह जाएगा? फेजर। बम्बई बड़ा शहर है तो उनके हर घर में क्या है? फ्रिज है, फ्रिज से याद रहेगा फेजर। अब ये देखिए मद्रास, ठीक है। अब मद्रास में आपको याद रखना पड़ेगा पेटस। कैसे याद रखें? तो इसको पेटीज याद कर लो। जो पेटीज है वो कौन लेके आता है? दास होता है वो, यानी घर पे जो नौकर होता है वो बाजार से क्या लेके आता है? पेटीज लेके आता है। ऐसे याद कर लो पेटीज। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, कैसे भी याद रख लो, इसको याद रखना है, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि जो दास है उसका पेट बाहर निकल गया है, ठीक है ना, उसका क्या निकल गया? पेट बाहर निकल गया। तो कैसे भी याद करना है आपको, प्रश्न यहीं से मिलेगा कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, बंगाल में किसने किया। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद करना है, ठीक है। और इस विधि की बात कर लेते हैं कि और इस विधि में क्या कहा गया है। इस विधि को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस विधि को अलग अलग नाम दिए, जैसे अगर बात करें कि जर्मनी में इस विधि को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि को। जर्मनी में इस विधि को बोला जाता है चेन विधि। प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम क्या है जर्मनी के अंदर? चेन विधि। 2 नंबर की बात करें तो बेल्जियम में इसे क्या बोलते हैं? बेल्जियम में जो ये नाम है, ये बेल्जियम का दिया हुआ, इसे बोलते हैं स्वाभाविक प्राकृतिक विधि, ठीक है। नंबर 3 की बात करें, अमेरिका में इसे क्या बोला जाता है? अमेरिका में इसे बोला जाता है वाटसन विधि। देखिए ये नाम थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे, आपको याद करने ही पड़ेंगे कि जर्मनी में प्रत्यक्ष विधि को बोला जाता है चेन विधि, बेल्जियम में बोला जाता है स्वाभाविक प्राकृतिक विधि, अमेरिका में बोला जाता है वाचन विधि। तो इसको कैसे याद कर लो कि मन से आदमी को क्या करना है? चयन करना है। मन, ये देखो मन है ना, तो मन चयन, ऐसे याद कर लो, जर्मन चयन, ठीक है। बेल्जियम नाम बड़ा है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। इसके पीछे क्या आता है? यम, और यम क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो ये ऐसे याद रह जाएगा। स्वाभाविक है, मृत्यु सभी की स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। अमेरिका में ट्रंप बहुत वाचन करता है, बहुत भाषण देता है, तो ऐसे याद कर लो, अमेरिका में वाचन विधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि हिंदी के अंदर ये क्या काम आती है। हिंदी विषय में भाषा के
मौखिक बातचीत भाषा के मौखिक यानी बातचीत होती है जो उसके वह लिखित हिंदी विषय में भाषा के मौखिक, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, दोनों में आती है। तो इसमें क्या करना होता है बालक को, या तो वो बालक कोई बात अपनी लिखकर बताएगा या बोलकर बताएगा। तो अभिव्यक्ति देखकर हिंदी विषय में भाषा के मौखिक व लिखित रूप को अभिव्यक्ति देखकर विषय वस्तु को क्या करना, स्पष्ट करना, विषय वस्तु स्पष्ट करना। ये है प्रत्यक्ष विधि का कि हिंदी में कहाँ काम आती है। तो हिंदी में भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। दोनों को कैसे भी बालक अपनी बात को स्पष्ट करे, तो कैसे करेगा, वो स्पीच देगा यानी अभिव्यक्ति, मन की अभिव्यक्ति यानी बाहर निकालेगा। तो कैसे विषय वस्तु को स्पष्ट करता है वही बात है, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग द्वितीय भाषा सीखने के लिए काम में आता है, द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी है ये विधि, दूसरी भाषा सिखाने में ये विधि बहुत उपयोगी है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में अगर बात करें कि प्रत्यक्ष जो विधि है, प्रत्यक्ष विधि में बालक के अनुभव, बालक के जो अनुभव होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष विधि में बालक के अनुभवों का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुभवों का अर्थ क्या है, यानी वो पहले वाली भाषा के उस शब्द को जानता है जो नवीन शब्द ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जैसे एप्पल है, उसको एप्पल ही बोलते हैं, एप्पल की सिवाय उसे क्या बोलते हैं उसे नहीं पता है। पर जब उसे बताया जाए कि एप्पल को ही सेब बोलते हैं तो उस विधि को वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, क्योंकि वो उससे मिलती जुलती है। तो ये उसका अनुभव हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है बिल्कुल भी। आप जब बालक को इस विधि से पढ़ा रहे हो तो मातृभाषा का जो प्रयोग है वो वर्जित है, आपको नहीं करना है। का वर्जित का अर्थ क्या होता है, करना है। निषेध का अर्थ क्या होता है, नहीं करना है। सॉरी, मैं आपको बता के निषेध याद रह गया मेरे कि मातृभाषा का प्रयोग क्या है, वर्जित है। आप बोलते बोलते समय आप अपनी बागड़ी भाषा में बता सको, ठीक है। नहीं, बागड़ी भाषा में बता सको आ के चीज है, ठीक है। और बिना बागड़ी भाषा के साथ साथ हिंदी को भी ज्ञान हो सी। यहाँ जरूरी को नहीं भी सारी थिंग में इंग्लिश का टाइम इंग्लिश ही बोलनी है। जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो आपको जो स्पीच देनी है, जो शब्द का ज्ञान देना, वो इंग्लिश में ही बताना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में बताने लग जाओ। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो आपको हिंदी में ही पढ़ाना है, परंतु वहाँ पर आप बालक को समझाने के लिए उसकी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। पहली विशेषता तो ध्यान रखना है कि मातृभाषा का प्रयोग इसके अंदर है वर्जित है, आप उपयोग में ला सकते हो। फिर 2 नंबर की बात करें, जो वस्तु आप बालक को सिखा रहे हो, वस्तु और शब्द, यानी आपने एक फोटो बनाई, जैसे ये फोटो बनाई, ठीक है। अब वस्तु है ये आपके लिए, क्या है वस्तु, बालक इसके बारे में नहीं जानता ये क्या है, तो उस शब्द के बारे में उस वस्तु से जोड़ के बताया जाए कि वो वस्तु क्या है। यानी वस्तु और शब्द के बीच के मध्य या बीच मध्य क्या होना चाहिए, संबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। जब तक आप वस्तु के मध्य संबंध स्थापित, आप इससे बोलते रहोगे कि बार बार बोलोगे ये टेडी बियर है, टेडी बियर है, आप वो समझेगा नहीं। आप शब्द का प्रयोग करिए टेडी बियर, परंतु आपने वस्तु का चित्र दिखा दिया तो बालक के माइंड में वो क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी, क्योंकि उसे प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा रहा है, वस्तु दिखाकर उसे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर अगर बात करें 3 नंबर की, तो ये जो विधि है इसमें क्या आएगी, इसमें मौखिक, जो मौखिक यानी बोलना, बोलने का जो कार्य है वो उसकी प्रधानता है, मौखिक कार्य को प्रधानता दी जाएगी कि जब आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मौखिक बढ़िया बोलना है। बालक को अच्छी तरह शब्द वो होने चाहिए जो सुगम हो, सरल हो, कठिन शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। जितना इजी हो उसके उतने इजी वे में आपको पढ़ाना है। तो ये इस प्रत्यक्ष विधि की कुछ बातें थी। अब इस विधि की हम बात करेंगे गुण की, कि इस विधि के गुण क्या हैं। आपको ये लग रहा होगा कि सर ज़्यादा करवा रहे हैं, तो अपने पास समय है तो अपन इस विधि का पूरा विस्तार से आप नोट्स बनाया करो साथ में, ताकि आपको याद हो। तो मैं नोट्स के हिसाब से यहाँ पे लिखता हूँ कि आप भी मेरे साथ बना रहे होंगे। तो सबसे पहली विधि है, ये कौन सी विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों, देखो इसमें क्यों है,
क्योंकि बालक खुद क्रियाशील है। आपको मैंने बताया था बालक जहाँ क्रियाशील होगा वो विधि अपने आप ही क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक हो जाएगी। नंबर 1 ये विधि मनोवैज्ञानिक है। 2 नंबर की बात करें तो इसमें भाषाई कौशल, भाषाई कौशल कौन से हैं अब आपको याद होने चाहिए, आपको करवा चुके हैं फिर भी बता देते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, कौन से 4 कौशल। भाषाई कौशलों का भी क्या होता है इसमें विकास होता है। कैसे होता है, जब मैं बोलूंगा शब्द पर आप क्या ध्यान दोगे, सर्व शक्ति बढ़ेगी। फिर आपको बोलना है ये क्या है, फोटो बनाकर फिर आप बोलोगे, फिर उस वस्तु को पढ़ोगे और फिर उस वस्तु को लिखोगे। तो इन 4 कौशलों का विकास भी प्रत्यक्ष विधि में होता है। अगर बालक इस विधि से पढ़ रहा है तो उसका ज्ञान कैसा होगा, उसका सीखा ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, उसकी मेमोरी कभी नहीं मिटेगी। क्योंकि मनोवैज्ञानिक है, बालक खुद करके सीख रहा है और वो करके सीखेगा तो वो ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। कोई भी कार्य हो आप खुद करके सीखोगे तो वो क्या होगा, स्थायी होगा। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में होता है कम समय में, कम समय में, समय बहुत कम होता है, अधिक शब्दों की जानकारी, शब्दों की जानकारी, कम समय में अधिक शब्दों की जानकारी। जैसे आप बाजार से बच्चों को क्या दिला के लाते हो, जैसे टॉफी दिला के लाते हो। जो बच्चा पढ़ता है वो उसे क्या बोलेगा, टॉफी। आपने कहा बेटा खाने की एक छोटी सी वस्तु है उसे हम बोलते हैं टॉफी। इस वस्तु को हम क्या बोलते हैं बेटा, गोली। ठीक है, इसी वस्तु को क्या बोलते हैं, मातृभाषा में बोलते हैं फांक, फाक। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे गुब्बारे के कितने नाम हैं, अगर गुब्बारे की बात करें तो गुब्बारे के कितने नाम हैं, एक तो गुब्बारा ही हो गया, बैलून, और क्या हो गया, बागड़ी भाषा में बात करें तो क्या बोलो इन्हें, भूंकड़ो, भूंकड़ो, बदूंकड़ो। ठीक है, और अगर चूरू डिस्ट्रिक्ट साइड की बात करें, शेखावाटी उस तरफ बोलते हैं ढोल। तो एक चीज एक थी, उसके कितने नाम याद करवा दिया आपने इस मेथड से। तो यानी कम समय में अधिक शब्दों की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से बालक को उस शब्द के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें ऐसा करते समय आपको क्या करना है, अगर बालक इस विधि से पढ़ेगा तो उसके वाचन में क्या आएगी, स्पष्टता आएगी। वो शब्दों में स्पष्ट बोलना शुरू कर देगा। क्या आएगी, स्पष्टता। और धीरे धीरे बोलेगा या तेज बोलेगा तो उसकी धारा की जो प्रवाहिता है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, धारा प्रवाहिता। तो वाचन में स्पष्टता आएगी, धारा प्रवाहिता उत्पन्न हो जाएगी, यानी वो तेज तेज बोलेगा और शुद्ध बोलेगा। नंबर 6 की बात करें तो इसमें भाषा, अगर वो इस तरह कर रहा है तो भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा के कौन से उच्चारण पर, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास हो रहा है उसे, कि वो शब्दों को सीख रहा है, अर्थात भाषा का कैसा उच्चारण कर रहा है, शुद्ध। कब कैसे करेगा शुद्ध उच्चारण, जब वो बात को लिखेगा और बोलेगा, यानी अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास होता है इसमें, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास आपको शुरू में मैंने लिखवाया था। तो जब बालक शुद्ध उच्चारण करेगा या शुद्ध लिखेगा तो उसमें अभिव्यक्ति क्षमता अपने आप ही क्या आएगी, बाहर आएगी। नंबर 7 की बात करें तो इसमें किस चीज को महत्व नहीं देना, ज्यादा मातृभाषा को महत्व न देकर बस याद करवाना है कि मातृभाषा में इसे बोलते हैं। विषयानुसार, मातृभाषा को महत्व न देकर विषयानुसार महत्व देना। विषय को महत्व देना, 2 चीज आप सिखा रहे हो, यानी इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश को महत्व देना है। ऐसा नहीं आप इंग्लिश को बागड़ी में पढ़ाने लग जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, और हिंदी को हिंदी में पढ़ाना है। हिंदी किसी में आप बागड़ी के शब्द यूज नहीं कर सकते। मेरे को तो बेरा ही नहीं है, आपको तो ठा था सर, आप बता देते, मैं बेरा पड़ जाता, हम पहले आ जाते। ऐसा शब्दों का यूज नहीं करना है। आप हिंदी पढ़ा रहे हो तो हिंदी के समय हिंदी यूज करनी है आपको। तो ठीक है, तो मातृभाषा को ज्यादा महत्व नहीं देना है, बस सामान्य रूप में उसे बताना है कि बेटा इसे अपनी मातृभाषा में ये बोलते हैं। तो ये इसके गुण थे। फिर अगर बात करें इसी गुण की, तो यह जो विधि है ना, ये पूछ सकता है प्रश्न, ये थोड़ा पूछने वाला सा प्रश्न है कि ये जो विधि है ये किस विधि का निराकरण करती है। यानी वो विधि तो कहती है कि ऐसा करो, परंतु ये विधि कहती है ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। तो यह विधि व्याकरण अनुवाद विधि, ध्यान रखना ये अपन नहीं की है, कर लेंगे अपन। व्याकरण
अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का अर्थ क्या होता है? व्याकरण के शब्द होते हैं, उनका अनुवाद करना होता है, और क्या है इसमें, कौन सी संज्ञा है, कौन सा इसमें विशेषण आया हुआ है, ये उत्तम पुरुष है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है, जैसे भी सारी चीजें बतानी होती हैं। तो व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करती है। ये कोई जरूरी नहीं बालक को ज्ञान होना चाहिए, ये कहती है शब्द याद करवाओ, के दोषों को दूर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करें, अगर बालक को इस मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से पढ़ाया जा रहा है, तो कक्षा का जो वातावरण होगा ना, वो बड़ा सरल हो जाएगा। कक्षा का वातावरण सुगम वह रोचकपूर्ण हो जाता है। कैसे? जब बालक के सामने कोई वस्तु बनाएंगे तो उनमें एक्टिविटी रहेगी। गुरुजी पतो नहीं बोर्ड पर के बनासी, आई आ नाव है तो बालक गुरुजी चित्र घिसाक बनासी। तो इस विधि से बालक में जिज्ञासा बनी रहती है, और कक्षा का जो वातावरण होता है वो सीखने लायक होता है, तो सुगम हो जाता है और वो रोचकपूर्ण होता है। तो ये इस विधि के क्या थे? गुण थे। अब हम इस विधि के दोषों की बात कर रहे हैं कि इस विधि के दोष क्या हैं। तो सबसे पहले दोष की बात करें तो इस विधि का सबसे पहला दोष यह है कि इसमें व्याकरण का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, व्याकरण सिखाई नहीं जाती। डायरेक्ट उसे क्या करवाया जाता है? डायरेक्ट उसे क्या करवाया जाता है? भाषा लिखनी और बोलनी सिखाई जाती है, लिखना व बोलना। क्या ऐसा सही है कि बालक को व्याकरण सिखाए नहीं और सीधा उसे लिखना और बोलना सिखा दें? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ इसके अंदर एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर क्या आएगा? कर्म, फिर क्या आएगी? क्रिया। अब इस अनुसार से तो व्याकरण सिखानी बालक को क्या जरूरी है, परंतु ये जो भाषा है ये कहती है कि बालक को कुछ नहीं मत सिखाओ, उसे बोलना और लिखना सिखा दो। तो बताओ क्या वो व्याकरण के ज्ञान के बिना सही लिख सकता है? नहीं लिख सकता। इस विधि का दोष है। ठीक है। नंबर 2 की बात करें, हम भाववाचक संज्ञा जो भी है, भाववाचक शब्द जो भी है, शब्दों को प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते। क्या दिखा सकते हो? प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते। तो ज्ञान क्या रहेगा? दिखा सकते, अधूरा रहेगा। कैसे? अब भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मैं कह दूं मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया। अब मैं कह दूं गुरुजी का प्यार किसको को है जी? बालक पूछ ले, क्या आप भाववाचक संज्ञा को प्रत्यक्ष दिखा सकते हो? क्या आप कह सकते हो वो नरम नरम होता है, इतना बड़ा होता है, उसका साइज ये होता है? कभी नहीं बता सकते। घृणा, मैं कह दूं कि घृणा करता हूं, अर्थात आप बता सकते हो घृणा का रूप कैसा होता है? तो भाववाचक संज्ञा का प्रत्यक्ष रूप से उसे हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। आप ये कह सकते हो घृणा जी कंटा निकलेड़ा हुआ है, बालक को ऐसा बता सकते हो? क्या नहीं बता सकते। इसीलिए प्रत्यक्ष विधि के ये दोष हैं। ठीक है। अब नंबर 3 की, क्योंकि कक्ष में जब बच्चों से एक्टिविटी कराते हैं तो अनुशासन लगभग क्या होता है? भंग होता है। कक्ष में अनुशासन भंग होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि बालक एक्टिविटी करेगा तो वो अनुशासन को क्या करेगा? भंग करेगा। नंबर 4 की बात करें तो इसमें गांधी जी की बुनियादी जो शिक्षा है उसको नकारा गया है। मातृभाषा का प्रयोग सीमित किया गया है कि बालक को सीमित शब्दों के लिए ही, ज़्यादा नहीं, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश में इंग्लिश। ठीक है। नंबर 5 की बात करें तो जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालकों को कुशाग्र बुद्धि बालकों की उपेक्षा कम ज्ञान प्राप्त होता है इस विधि से। कैसे? मंदबुद्धि बालक है, कुशाग्र बुद्धि बालक सिर्फ फोटो देखते समझ जाएगा, इसका ये अर्थ है। क्या मंदबुद्धि समझेगा? उसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसीलिए उसका क्या है? कम ज्ञान प्राप्त होता है। और कुशाग्र बुद्धि जल्द समझ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी प्रत्यक्ष विधि। अब हम आगे वाली जैसी क्लास आएगी उसमें हम श्रुति लेखन विधि पढ़ेंगे। ठीक है। फिर भाषा प्रयोगशाला विधियां कुछ थोड़ी रही हैं अपनी, 16-17 तो हो गई शायद, 26 विधियां हैं आपकी, 26 की 26 कराएंगे। अब छोटी छोटी विधियां हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने आप को घर पर रखें, सुरक्षित रखें, तैयारी में लगे रहें। जय भारत, जय राजस्थान।